पदों के व्यवस्थित स्वरूप अर्थात पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक शब्दों के मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अर्थात जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था उनके क्रमानुसार होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। इसके पश्चात आप लोगों ने यह पढ़ा था कि वाक्य की विशेषताएं निम्न प्रकार से होती हैं। पहला, वाक्य भाव या विचार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बंधकर आते हैं। वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के मेल से होती है। वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए जैसे कभी कभी कुछ शब्दों में भी विचार या भाव को प्रकट किया जाता है। जैसे जाओगे स्कूल कल, अर्थात कल स्कूल जाओगे। इसी तरह से जो है, अब हम बात करते हैं वाक्य के गुण की, तो वाक्य के गुण हमें जो है निम्न प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। जैसे नंबर 1, सार्थकता। वाक्य रचना के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों। यदि वाक्य का कोई भी अंश निरर्थक हो तो उसे अर्थ में बाधा पड़ती है। इसलिए जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वाक्य की रचना करते समय उसमें जितने भी पद प्रयुक्त हैं वो सभी सार्थक है। जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी, ये सब। इसके बाद दूसरे नंबर पर योग्यता। योग्यता का अर्थ होता है क्षमता। इसका अर्थ यह है कि शब्द सार्थक हो और प्रसंग के अनुसार वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे मैं पानी खाता हूँ, तो पानी खाने का कार्य नहीं होता है, पानी के माध्यम से पानी को पिया जाता है। जैसे घोड़ा घास पीता है, पानी ना तो खाया जाता है और ना घास पी जाती है। यद्यपि सभी शब्द सार्थक हैं लेकिन ये वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। इसलिए वाक्य में शब्दों की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। इसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा बनी ना रहे, इसलिए जो है इसलिए आकांक्षा का होना बेहद ही जरूरी है। इसी तरह से आसक्ति है। वाक्य के शब्दों को बोलने तथा लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। बहुत रुक रुक कर या बहुत जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है। इसलिए इसे उसी प्रकार लिखते समय भी शब्दों के बीच में उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा जैसे उदाहरण के लिए हम विद्यालय जाते हैं, तो हम विद्यालय जाते हैं। इसके बाद आता है आपका पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयुक्त होना आवश्यक है। पदों के नियमों का उल्लंघन करने से वांछित अर्थ नहीं निकलता है। जैसे उत्थान देश परिश्रम अपने करते वाले का है, इसका क्रम होगा परिश्रम करने वाले अपने देश का उत्थान करते हैं। इसके बाद आप लोगों ने यह पढ़ा था वाक्य के गुण के अंतर्गत अन्वय। अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अर्थात वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया के लिंग, वचन, कारक और पुरुष में मेल होना चाहिए। इसके बिना भी अर्थ में व्यवधान आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने 100 रुपये से यह खिलौना खरीदी, तो यह जो वाक्य है इसमें अन्वय का मेल न होने के कारण यह वाक्य उचित रूप से नहीं है। तो इसका जो है जब हम इसे कर्ता, कर्म, क्रिया के लिंग, वचन, कारक और पुरुष के मेल से बनाते हैं तो यह बनता है कि हमने 100 रुपये में यह खिलौना खरीदा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने जो है वाक्य के अंतर्गत आने वाले उनके गुणों के विषय में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं वाक्य के अंग के विषय में। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक है उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य का मतलब यह होता है कि जिस वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं।
अर्थात जैसे अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर किसके विषय में बात की जा रही है? अध्यापक के विषय में। इसलिए अध्यापक महोदय यहाँ पर आपके क्या हैं? उद्देश्य हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया जो है वह आपका विधेय कहलाता है। अर्थात वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? हमारा उत्तर निकलता है व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो यह हमारा क्या होता है? विधेय। इस तरह से उद्देश्य और विधेय के विषय में आप लोगों ने सीखा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये वाक्य है, यह वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका अर्थ के आधार पर और दूसरा है आपका रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, जिसमें आपका विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य के रूप में इसके 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। उदाहरण के लिए विधानवाचक वाक्य में जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना या स्थिति का होना पाया जाता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें कर्ता और कर्म की क्रिया होती है, जैसे सुलेखा पत्र लिख रही है। इसी तरह से जिस वाक्य में काम के ना करने की स्थिति के ना होने का बोध होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे इस काम को मत करिए। जिस वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किस लिए आदि प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है वे आपके प्रश्नवाचक होते हैं, जैसे गुंजन घर कब आएगी। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे आयुष्मान भव, काश मेरे पास एक कार होती। जिस वाक्य में काम के होने में संदेह या असंभावना का बोध होता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे पिताजी अब तक घर आ चुके होंगे, शायद आज वर्षा हो। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, विनय, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे सभी छात्र खड़े हो जाओ, कृपया शांति से बैठ जाओ। संकेतवाचक वाक्य में जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। विस्मयवाचक वाक्य में जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, शोक, दुख आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे हाय बेचारा लुट गया, अरे पिताजी आगे इत्यादि। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने पढ़ा था वाक्य के अंतर्गत अर्थ के आधार पर आने वाले वाक्य के 8 भेदों के विषय में। अब हम लोग चलेंगे आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित रचना के आधार पर वाक्य के भेद की ओर। इसके पहले हम लोग एक बार पुनः वाक्य किसे कहते हैं इस पर चर्चा करते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो उसे हम वाक्य कहते हैं। हम इसे उदाहरण अर्थात शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। उदाहरण के लिए आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता रहता है। यह आपका क्या है? शब्दों के सार्थक मेल होने के कारण यह आपका वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, जैसा कि आपको विदित है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय का मतलब होता है उद्देश्य के विषय में जो बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे जो है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो मोहन यहाँ पर उद्देश्य है, क्योंकि मोहन के विषय में कहा जा रहा है, और उद्देश्य के विषय में वाक्य में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक पढ़ना आपका विधेय है।
वाक्य के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, अर्थात सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम और अन्वय। इसके विषय में हमने आपको अभी बताया था कि सार्थकता मतलब वाक्य के सभी शब्द सार्थक होने चाहिए। योग्यता का मतलब सार्थक के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी हो। आकांक्षा, वाक्य की ये आकांक्षा होती है कि उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी ना हो जिसके बिना अर्थ ग्रहण करने में व्यवधान आए। आसक्ति, वाक्य के शब्दों को बोलने और लिखने में निरंतरता हो। पदक्रम, वाक्य के शब्द उचित क्रम में हो। अन्वय, वाक्य के कर्ता, कर, क्रिया और कर्म में मेल होना चाहिए। इस तरह से वाक्य के ये निम्नलिखित गुण होते हैं। रचना के आधार पर जब हम वाक्य की बात करते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण, रूपांतरण का तात्पर्य होता है परिवर्तन। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से जो परिवर्तन होता है उसे हम वाक्य परिवर्तन कहते हैं या वाक्य रूपांतरण कहते हैं। इसमें यह होता है कि सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्र वाक्य में परिवर्तित किया जाता है, संयुक्त वाक्य को सरल और मिश्र वाक्य में, इसी तरह से मिश्र वाक्य को सरल और संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया जाता है। इन तीनों वाक्यों के आपस में परिवर्तन होते समय इनके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, यह आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। जब हम इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो हमारा उत्तर बनेगा प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को जोड़ करके जो एक नया वाक्य बनाया जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। असरल वाक्य में एक कर्ता और उस कर्ता के अनुसार उसकी एक क्रिया होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा इसका आश्रित उपवाक्य होता है। तो जैसे प्रातः काल हुआ, यह आपका क्या है, यह आपका प्रधान उपवाक्य है, और पक्षी चहचहाने लगे यह इस प्रधान वाक्य पर आश्रित है, इसलिए यह आपका आश्रित उपवाक्य हुआ। तो इस तरह से जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, यह आपका मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेदों में सबसे पहला भेद जो है वह है आपका सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है जिन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक कर्ता और उसके अनुसार एक विधेय होता है। जैसे बिजली चमकती है तो बिजली यहाँ पर आपका उद्देश्य है और चमकती है विधेय है। पानी बरसा, पानी यहाँ पर आपका उद्देश्य है और बरसना आपका विधेय है। इसी तरह से जब हम सरल वाक्य के विषय में पढ़ते हैं तो फिर हम सरल वाक्य का जब हम रूपांतरण करते हैं तो हम यह 2 प्रकार से करते हैं। पहला, सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। दूसरा, फिर हम सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई, जब हम इसे बदलते हैं संयुक्त वाक्य में तो हमारा बनता है कि मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। इसी तरह से वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। कृष्ण बीमार होने के कारण बैठक में नहीं आया, कृष्ण बीमार था इसलिए वह बैठक में नहीं आया। चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, चोर ने पुलिस को देखा और भाग गया। रामू सब्जी खरीदने रोज बाजार जाता है, रामू रोज बाजार जाता है और सब्जी खरीदता है। इसी तरह से बहन ने भाई को खाना खिलाकर दफ्तर भेजा,
तो जब हम इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा, बहन ने भाई को खाना खिलाया और दफ्तर भेजा। इसी तरह से कप नीचे गिरने के कारण टूट गया, कप नीचे गिरा और टूट गया। विकास के चले जाने पर सब दुखी हुए, विकास चला गया था इसलिए सभी दुखी हुए। शाम होते ही गाय लौट आई, शाम हुई और गाय लौट आई। संध्या होते ही मंदिर के शंख बज उठे, संध्या हुई और मंदिर के शंख बज उठे। इसी तरह से जब हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो वह किस तरह से उसमें वाक्य में परिवर्तन होता है, आइए हम लोग इसे देखते हैं। छुट्टी होने पर बच्चे घर को चले, यह आपका सरल वाक्य है। जैसे हम इसे मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो हमारा बनता है, जैसे ही छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे घर की ओर चले गए। आलसी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकते हैं, जो आलसी व्यक्ति होते हैं वे सुखी नहीं रह सकते। नुकसान वाला काम क्यों करते हो, जिस काम में नुकसान होता है उसे क्यों करते हो। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार इसलिए गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। टोपी वाला बाबू कहाँ गया, जिसने टोपी पहनी हुई थी वह बाबू कहाँ गया। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, जिसके हाथ में छतरी है उसे बुलाओ। मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो मोटा था। सफ़ेद कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, वह छात्र जिसने सफ़ेद कमीज पहनी है उसे यह कलम दे दो। मेरा विचार आज घूमने का है, मेरा विचार है कि आज घूमे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना सीखा। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हुए होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। ये जो योजक शब्द हैं, जो ये पहचान के शब्द हैं, ये शब्द जिस वाक्य के बीच में आपको मिल जाए वहाँ पर आपको तत्काल रूप से यह जान लेना है कि इस वाक्य में संयुक्त वाक्य का प्रयोग हुआ है। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि ये शब्द जिन शब्दों के साथ जुड़े हों, जिन वाक्यों में इनका प्रयोग हुआ हो वहाँ पर भैया जी निसंदेह रूप से कोई शंका नहीं है, वहाँ पर आपका बिना कोई शंका किए हुए संयुक्त वाक्य का प्रयोग होता है। सरल शब्दों में इसका तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल किया जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पर संयुक्त वाक्य उस समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे हुए होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो इस लंबे वाक्य में संयोजक और है और जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिला करके संयुक्त वाक्य बनाया गया है। तो आइए अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग आगे की तरफ। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक तरफ आपका संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं और दूसरी तरफ आपके सरल वाक्य के उदाहरण हैं।
संयुक्त वाक्य में मयंक गा भी सकता है और नाच भी सकता है। जब इसी वाक्य को हम सरल वाक्य में बनाते हैं तो हमारा बन जाता है मयंक नाच गा सकता है। बच्चा डरा और भागा, बच्चा डरकर भाग गया। तुम स्टेशन पर पहुंचे और गाड़ी चल पड़ी, तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चल पड़ी। मैंने खाना खाया और सो गई, मैं खाना खाकर सो गई। अध्यापिका विद्यालय आई और बाजार चली गई, अध्यापिका विद्यालय आकर के बाजार चली गई। इसी तरह से संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन किस तरह से किया जाता है, आइए हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई, जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता, वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वह परिश्रमी था और सफल हुआ, वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी, जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया, जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा वैसे त्यों ही उसे पकड़ लिया। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए। गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर फूलों की क्यारी थी। गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारी थी। टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया और स्वस्थ हो गया। टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था वह स्वस्थ हो गया। सुमन ने कुछ कहा और मैं मान गया, जब सुमन ने कुछ कहा तब मैं मान गया। वे निर्धन जरूर थे पर बहुत ही ईमानदार थे, यद्यपि वे निर्धन थे तथापि बहुत ईमानदार थे। वर्षा समाप्त हुई और पेड़ पौधे धुले धुले से नजर आने लगे। जब वर्षा समाप्त हुई तब पेड़ पौधे धुले धुले से नजर आने लगे। मध्यांतर की घंटी बजी और छात्र अपने अपने कमरे से बाहर आ गए, जैसे ही मध्यांतर की घंटी बजी वैसे ही छात्र अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। वर्षा हो रही थी अतः कार्यक्रम में अधिक लोग नहीं आ सके। चूंकि वर्षा हो रही थी इसलिए कार्यक्रम में अधिक लोग नहीं आ सके। आज शहरों में लोग बहुत धनवान हो गए हैं पर वे सुखी नहीं हैं। यद्यपि आज शहरों में लोग बहुत धनवान हो गए हैं तथापि वे सुखी नहीं हैं। सूरज का उदय हुआ और अंधेरे की फौज भागने लगी। जैसे ही सूरज का उदय हुआ वैसे ही अंधेरे की फौज भागने लगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करना सीखा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण जो आपके कोर्स में है मिश्र वाक्य, उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक ऐसे साधारण वाक्य से होती है जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। इस वाक्य का मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं भी होती हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए आपस में की, जो, क्योंकि,
जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर अगर यदि तो यद्यपि तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जिन वाक्यों में कि, जो, क्योंकि, जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहाँ तवहाँ जिधर उधर यदि अगर तो यद्यपि तथापि ये वाक्य जिन वाक्यों में जुड़े होते हैं उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित करने के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। जब हम इसे सरल वाक्य में बदलते हैं तो इसका यह बनता है कि दुर्घटना की खबर सुनकर मन दुखी हो गया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने अपने आप को निर्दोष घोषित कर दिया। शिक्षक ने कहा कि सभी को गृह कार्य स्वयं करना है। शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा। जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। परिश्रमी लोग सफल हो गए। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। मिश्र वाक्य जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शे वाले दौड़ पड़े। हमारे बस से उतरते ही रिक्शे वाले दौड़ पड़े। जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए। इसी तरह से संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। जैसे मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। ठीक है, पाठ समाप्त हुआ घंटी बज गई। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। तो इस तरह से यहाँ पर आपने मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना सीखा। प्यारे बच्चों, आज के इस चैप्टर में, आज के इस पाठ में आपने रचना के आधार पर जो रचना के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इनके विषय में अध्ययन किया। शेष आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।